जब हम बात करते हैं 10% लॉ के बारे में, ठीक है, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम्स उठ के आती है आपके एग्जाम में, जिसमें बच्चे नंबर नहीं ला पाते हैं। कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी तो पक्का ही कितना सारा कचरा बाहर फेंका जाता है। घर से बाहर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, बेसिकली घर से बाहर निकलते ही आपको ऐसा लगता है कचरा चला गया, हमारा काम खत्म। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो कचरा जा कहाँ रहा है, कहाँ उसे डंप किया जा रहा है, कहाँ उसे डिस्पोज किया जा रहा है? इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन ये आता है कि दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। समझ में आया? एनर्जी कम क्यों हो रही है? मत बोला मैम एनर्जी कौन खा ले रहा है, 90% एनर्जी क्यों गायब हो रही है? Hi everyone, this is Shivangi Chauhan, your bio mentor, and I am welcoming you all to this amazing platform जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं फॉर द चैप्टर आर एनवायरमेंट। इसके पहले वाले चैप्टर्स के भी वन शॉट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इसी सेम चैनल के आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे वो सारे वीडियोस। जाइए, देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के वन शॉट के बारे में। अब देखिए, ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है कि जैसे अपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा, हेरिडिटी में पढ़ा है ना, तो उस अकॉर्डिंग ये चैप्टर काफ़ी आसान है। लेकिन स्टिल बच्चे काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक किस तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन इस चैप्टर से कुछ हल्के फुल्के, जिनको आप कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हल्के न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से भी आती हैं। जब हम बात करते हैं 10% लॉ के बारे में, ठीक है, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स उठ के आती है आपके एग्जाम में, जिसमें बच्चे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम कुछ इसी तरह कवर करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी तो पक्का ही, लेकिन उसके अलावा वो किस तरह आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ फटाफट से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पक्का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट? देखिए, ये वो वर्ड है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, आसपास के लोग हो, हमेशा बात करते हैं इस बारे में, राइट, कि हमारा जो वातावरण है उसे हमें साफ रखना है, उसमें प्रदूषण नहीं करना है, यानी कि पोल्यूशन नहीं करना है, राइट, हमें उसको साफ सुथरा रखना है, क्लीन एनवायरनमेंट रखना है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आप हर रोज कितना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं अपने घर में, ठीक है, चाहे वो आपका किचन वेस्ट हो, चाहे वो आपका प्लास्टिक वेस्ट हो, या कुछ भी ग्लास टूट गया, कुछ भी, मतलब यू नो वेरी वेल कि आपके हर रोज कितना सारा आप घर से वेस्ट बाहर निकालते हो। और आप अकेले नहीं हो, इस तरह इस दुनिया के सारे घरों से कितना सारा वेस्ट, कितना सारा कचरा बाहर फेंका जाता है। घर से बाहर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, बेसिकली घर से बाहर निकलते ही आपको ऐसा लगता है कचरा चला गया, हमारा काम खत्म। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो कचरा जा कहाँ रहा है, कहाँ उसे डंप किया जा रहा है, कहाँ उसे डिस्पोज किया जा रहा है? क्या वो वहां से डिस्पोज हो चुका है कंप्लीटली, या वहां पे वो है और कितने सालों तक वहां पे वो पड़ा रहेगा? कभी आपने इस बारे में सोचा है? यानी हम कितना सारा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं बिना ये सोचे कि उस वेस्ट का हो क्या रहा है, राइट? अब डिपेंड करता है कि वो जो वेस्ट है वो किस टाइप का है। एक वेस्ट होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसे डिग्रेड करना पॉसिबल है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका किचन वेस्ट हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, छिलके विलके वगैरह, हाँ, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनकी टेंशन नहीं है, वो कुछ वक्त बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगस एंड योर अदर रिमेनिंग माइक्रोब्स। लेकिन जो दूसरा टाइप ऑफ वेस्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसे डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं है बाय द एक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स, वो है खतरे वाली चीज। यानी दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। जो वेस्ट डिकम्पोज ही नहीं हो सकता वो कब तक पड़ा रहेगा, कितने सालों तक पड़ा रहेगा? एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में समझा था कि हमारे खाने में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स। इन सबको तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, यू नो दैट, है ना? इन सबको सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड, उसके लिए कुछ एंजाइम्स आर प्रेजेंट जो इनको तोड़ सकते हैं। इसी तरह जो वेस्ट तोड़े जा सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, उनको भी हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। इनको भी तोड़ा जाना पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास,
इनको तोड़े जाना पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी इनको मतलब आप इनको अगर खत्म करना चाहते हैं तो आपको हाई प्रेशर, जलाना, ये सब करना पड़ेगा, लेकिन इनको खत्म करने के लिए कोई माइक्रोब या कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो दे विल परसिस्ट इन नेचर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो हमने क्या समझा कि एक वेस्ट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बेटा इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए इतना आराम से समझा रही हूँ, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, मेटल्स, इनको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं है। दे आर इनर्ट, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो टूटेंगे कैसे? कोई एंजाइम्स है ही नहीं इनको तोड़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है छोटा सा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बेटा, मैं हर एक अपने 1 शॉट में आपको एक होमवर्क देती हूँ, एक नहीं 2-4 देती हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है, राइट? तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब बच्चे आपस में लिखेंगे तो एक दूसरे का आंसर भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अब बेटा हो क्या रहा है कि जो टेंशन थी वो बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ वे से खत्म हो चुकी है, वो डिग्रेड हो जाएंगे विद टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंशन बढ़ती है बिकॉज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तभी कहते हैं प्लास्टिक बैग मत यूज करो, प्लास्टिक इज हार्मफुल। व्हाई? क्योंकि वो प्लास्टिक खत्म नहीं हो रही है, वो पड़ी रहेगी एंड वो इन मासूमों की जान लेगी। यानी अगर आपने उस प्लास्टिक को फेंका, फिर वो जाके कहीं ना कहीं नियर बाय वाटर बॉडीज पे पहुंच जाएगी, वहां डिस्पोज कर दी जाएगी, फिर वहां पे जो बेचारे मासूम ये एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है, वो उनको मतलब उनको वो इंजेस्ट करते खा लेते हैं, जो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को चोक कर देते हैं एंड दे विल अल्टीमेटली डाई, राइट? तो इनको बहुत नुकसान पहुंचता, आप देख सक रहे हैं, राइट? तो ये बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहते हैं एंड विल कॉज हार्म टू अदर लाइफ ऑल्सो। ओके, नाउ अब बात ये आपका एक टॉपिक था जो मैंने अभी कवर करवाया है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ वेस्ट, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एग्जाम्पल आने चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड चीज में, दैट इज व्हाट इज इकोसिस्टम, है ना? इकोसिस्टम आप बहुत छोटे में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, बट यू शुड नो, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब है कि आप अगर अपनी सराउंडिंग देखें तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स में। इसको छोड़ो, चलो एक काम करते हैं, हम एक फॉरेस्ट ले लेते हैं, है ना, जंगल। जंगल में पेड़ पौधे भी हैं, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, पानी भी है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, और वो आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। एक भी गायब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट कैसे बड़े होंगे? पानी नहीं होगा तो पानी पिएंगे कैसे लिविंग बींग्स, राइट? यानी देयर इज अ परफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज बेसिकली इकोसिस्टम बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग द बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज द बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट, या बोलूं मैं नॉन लिविंग विद द लिविंग बींग्स। ओके, ये हो गया। नाउ ये आपको डन हो गया। हाँ यस, इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है, मैन मेड, जैसे हमने एक्वेरियम बना दिया, हमने एक पॉन्ड बना दिया, है ना, जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन कर दी, खेती कर दी, तो ये हमने इकोसिस्टम बनाया है ना। यानी हमने यहाँ पे फिजिकल बेसिकली नॉन लिविंग और लिविंग को आपस में इंटरेक्ट करवा दिया है, तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, जो नेचर ने बनाया है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक्स, ये बाय नेचर हमको मिले हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेक्शन था। और एक जो हमने बना दिया, जैसे कि खेती कर दी, गार्डन बना दिया, एक्वेरियम बना दिया, तो ये हम बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम का। ओके चलो अब आते हैं थर्ड टॉपिक में। 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, दोनों के क्वेश्चन जैसे आएंगे वो बता दिए हैं। नाउ कमिंग टू योर थर्ड टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई कौन कैसे खाना खाता है, यानी कि उनकी फीडिंग हैबिट क्या है, उस अकॉर्डिंग टाइप्स होती हैं। ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब जो खाना खुद बना रहे हैं, हिट्रो मतलब जो उन पे डिपेंड हो रहे हैं, राइट? तो यहां पर भी हम बेसिकली वही देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे मेक देयर ऑन फूड, यानी बेसिकली ऑटोट्रॉप्स। इसमें आएंगे आपके प्लांट्स, एल्गी, सर्टेन बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ वो लोग जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स, एंड कुछ वो लोग
बेसिकली अभी वहाँ पे इसी की बात हो रही प्रोड्यूसर्स की, कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ये सब आपने पढ़ रखा है। नाउ अब वो कुछ ऐसे लोग जो अपना खाना खुद नहीं बनाकर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी हेटेरोट्रॉप्स, जिनको हम कह रहे हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले। अब इनकी भी कैटेगरी होती है कि कंज्यूमर कौन से वाले, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हिरण हो गया, काऊ हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, है ना, डियर हो गई, यानी जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली उनको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट आर प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी वालों पे डिपेंड कर रहा है, यानी हिरण पे, काऊ पे, ग्रास हॉपर पे, जो इनको खा रहे हैं। और टर्शरी मतलब जो सेकेंडरी वालों को खा रहे हैं। समझ में आया? यानी ये हार्बीवोर्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो 3 लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद बनाता है। इंसेक्ट इज हार्बीवोर या कंज्यूमर, जो डायरेक्टली प्लांट को खाता है। फिर आता है आपका माउस, जो खाता है इंसेक्ट को। आउल, जो खाता है माउस को। तो एक तरह से आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन मिल गई है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको फीड, कौन किसको खा रहा है। इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट चेन जो हमको ये दिखा रही है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, राइट। अब यहाँ पे आपको वही दिखा रहा है कंज्यूमर की। यहाँ पे एक स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। हार्बीवोर्स प्लांट्स खा रहे हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, एंड कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, एंड पैरासाइट्स आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, जो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मच्छर क्या करता है, हमारा खून चूसता है और खून में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जुए क्या करती है, खून चूसती है, क्या होता है उसमें, न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब पैरासाइट मतलब क्या है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ना खुद बनाते हैं ना तोड़ते हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, ओके। तो बेटा हमको यहाँ पे क्या समझ में आया अबाउट द फूड चेन? क्लियर हुआ फूड चेन क्या होती है? इट्स अ स्ट्रेट चेन जो हमें बता रहा है कि कौन किसको खा रहा है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, हु ईट्स whom, who eats whom, कौन किसको खाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि भाई रैबिट खाएगा घास को और लायन खाएगा रैबिट को। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि पीसी, और ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि एससी। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने क्रिएट किए, एग्जाम में मत लिख के आना। पीसी एससी है ना, प्रियंका चोपड़ा समझ लेंगी मैम आपकी कि प्रियंका चोपड़ा, शिवांगी चौहान मैम ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट यूज नहीं करने हैं, पूरा फुल फॉर्म लिखकर आना है। ओके, सो ये आपका फूड चेन हो गया। तो फूड चेन का जो एक एक लेवल होता है ना, एक एक लेवल, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज वन लेवल यानी कि प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, अनदर लेवल secondary consumer, then another level tertiary level. So this is trophic level 1, this is trophic level 2, this is 3, this is 4. समझ में आया? हर एक स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं फूड चेन के। तो फूड चेन के हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4, इतना याद रखना है, क्योंकि अगर मैं ट्रॉफिक लेवल कहूंगी यानी मैं इनमें से किसी एक लेवल की बात कर रही हूं। अगर क्वेश्चन में आएगा कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल वालों को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी इन्हीं के हर एक लेवल को, हर एक स्टेप को हम ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं। नाउ एक टॉपिक खत्म हो चुका है, क्या क्या खत्म कर लिया है? टाइप ऑफ वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, देन इकोसिस्टम की टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर हमने कवर किया अबाउट फूड चेन कि फूड चेन क्या होता है एंड उसके लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ चुके हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं हमेशा एग्जाम में आपके चैप्टर से, दैट इज द 10% लॉ। 10% लॉ, ठीक है। अब 10% लॉ क्या होता है हम ये समझने वाले हैं, देखने वाले हैं 10% लॉ, ठीक है। अब इसको दिया किसने था? रेमंड लिंडेमैन ने, ठीक है, रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। इस पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूं। होता क्या है कि आपको ये अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज कि कितना परसेंट सनलाइट एब्जॉर्ब करना पड़ता है फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फूड एनर्जी? द आंसर इज
1%। खुद सोचो भाई, इतनी सारी सनलाइट आ रही है लेकिन उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी, सिर्फ 1% लाइट ही एब्जॉर्ब करते हैं आपके प्लांट्स, और इसी 1% को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड एनर्जी। इस 1% को वो कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी, इसको मैं बोल सकती हूं 100%। आप खुद सोचो ना यार, आपने 100 ग्राम पनीर लाई, उससे खाना बनाया, तो जो आपका खाना प्रिपेयर हुआ यानी कि जो पनीर की सब्जी बनी, तो वो कितनी बनी टोटल? आप उसको कहोगे 100% बनी। अब आप उसको जब बांटना स्टार्ट करोगे तो आप कहोगे अब 80% बची है, अब 70% बची है, अब 60% बची है। समझ में आया? यानी उस पनीर से, भले वो पनीर 100 ग्राम थी, बट उस 100 ग्राम पनीर से जो पनीर की सब्जी बनी है, आप उसको एज अ होल ट्रीट करोगे कि अब ये 100% बन गई है, अब ये बटना स्टार्ट होगी। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। तो इसी तरह 1% को यूज करके जो खाना बना है दैट इज कंप्लीट 100%, अब ये यूज होना स्टार्ट होगा। यहां तक समझ में आया? बस यहां पे यही चीज याद रखनी है कि 1% एनर्जी कैप्चर हुई है टू मेक द फूड एनर्जी। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए मुझे लगता है पहले मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूं। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला आप लोगों को बेटा, बस अगर आप ये समझ गए ना तो चैप्टर का लगभग 90% खत्म हो गया है। 90%, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई सबसे पहले आता है आपका प्लांट्स। सबसे पहले आते हैं प्लांट्स। इन्होंने क्या किया, 1% लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू 100% फूड एनर्जी में। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है? हाँ मैम, यहां तक सॉर्टेड है। उसके बाद अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा? इन प्लांट्स को खाएंगे आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले, यानी इनको खाने वाले हैं पीसी। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है, याद रखना। और ये वर्ड एग्जाम में लिख के नहीं आना है, पूरा लिखना है, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, अब जब इसको पीसी ने खाया, जब इसको पीसी ने खाया तो आपको क्या लगता है कितनी एनर्जी आएगी? फिलहाल तो पूरी आ गई। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि प्लांट्स ने जो खाना बनाया है उन्होंने सिर्फ बांटने के लिए नहीं बनाया, खुद भी तो यूज करेंगे ना यार। तो वो खुद के बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी उस खाने को यूज करते हैं, और जो बच गया रिमेनिंग इसके पास जाता है। यानी इस 100% फूड एनर्जी में से, इस 100% फूड एनर्जी में से प्लांट्स ने 90% यूज करके खत्म कर दिया है। 90% वो उनकी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, वो एज अ हीट भी इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो सकता है, बिकॉज यू नो कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लॉस्ट भी होती है। तो कुल मिला के हर चीज को कैलकुलेट करके 90% खत्म हो चुकी है। एज अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट हो चुकी है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यूज हो चुकी है, सब कुछ खत्म है ना, अब हो गया काम। तो यानी अब 90% लॉस्ट और सिर्फ 10% आगे आई है, सिर्फ 10% आगे गई है। ठीक है, अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? इनको खाएंगे कौन? एससी, नॉट शिवांगी चौहान, इट्स सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर वाले खाएंगे। ठीक है, अब क्या इनके पास कितनी एनर्जी आएगी? यानी जो इनके पास एनर्जी अब आई थी उसका 10% आगे जाएगा, क्योंकि अगेन 90% लॉस्ट, अगेन 90% लॉस्ट, और सिर्फ 10% आगे जाएगा। यानी हर लेवल के साथ 90% एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है और सिर्फ 10% ही आगे जा रही है। अगेन अब इन एससी वालों को जब टीसी वाले खाएंगे, नॉट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इट्स टर्शरी कंज्यूमर, पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे एग्जाम में, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूं सबको समझाने के लिए। टीसी, अब जब टीसी वाले इसको खाएंगे बेटा तो अगेन 90% यहां पे लॉस्ट हो चुकी थी और सिर्फ 10% ही आगे जा रही है टुवर्ड्स द टीसी। तो आपने क्या समझा यहां पे? हमने ये समझा कि हर लेवल के साथ, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ 90% एनर्जी गायब हो रही है और सिर्फ 10% ही आगे बढ़ रही है। इसी को कहते हैं 10% लॉ। लिंडेमन ने इनको दिया था 10% लॉ, यानी द एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट विद एवरी ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ने 10,000 जूल्स ऑफ फूड एनर्जी बनाई थी स्टार्टिंग में बाय यूजिंग दिस 1% सनलाइट।
अब इस 10,000 का जब मैं 10% करूंगी, कैसे करते 10% पता है ना, 10,000 इंटू 10/100, 10%, 0 कटा 0 कटा यानी कि 1000। तो यानी सिर्फ 1000 जूल मिला है पीसी वालों को, क्योंकि 90% चला गया है, सिर्फ 10% ही आगे बढ़ा है। अब इस 1000 का भी 90 चला गया है, सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। तो 1000 इंटू 10% कितना हुआ, दैट इज 100। अब सिर्फ 100 जूल आगे गया है। अगेन इस 100 जूल का भी 10% आगे जाएगा, क्योंकि हर बार एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट भी हो रही है, यूज भी हो रही है। यानी अब आगे जाएगा सिर्फ 10 जूल। क्लियर हुआ? तो इसी को बोल रहे हैं 10% लॉ की हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ जो एनर्जी है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए बेटा आपकी फूड चेन में ज्यादा लेवल्स नहीं होते, सिर्फ 3 से 4 ही लेवल्स होते हैं। इससे ज्यादा होंगे तो एनर्जी बचेगी ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि वाई फूड चेन ओनली कंटेन्स 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स, बिकॉज द एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड विद ईच ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू योर 10% लॉ। 90% is getting lost as form of heat and getting used by the previous organisms, right? समझ में आया? तो ये है आपका 10% लॉ। अब इसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लांट्स ने बनाई फूड एनर्जी, जिसको खाया ग्रास हॉपर ने, जिसके पास सिर्फ 10% आगे गया। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, उसका 10% आगे गया। फिर 10% करते 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 एनर्जी कम हो गई, खत्म हो गई। ठीक है? सो ये हो गया कि हाउ वी नो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर एंड लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, इसीलिए एनर्जी कम हो रही है। समझ में आया एनर्जी कम क्यों हो रही है? मत बोला मैम एनर्जी कौन खा ले रहा है, 90% एनर्जी क्यों गायब हो रही है? क्योंकि बेटा वो यूज भी करनी है और वो ट्रांसफर भी हो रही है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, इसीलिए वो कम होती जा रही है। ओके ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं भाई। 1% आया, ग्लूकोज बना, देन इट विल गो टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ये देखो भाई सेम प्लांट्स में आई 1000 यूनिट्स, इसका सिर्फ 100 आगे गया, 10 आगे गया, 1 आगे गया। हर बार 10% ही आगे गया, बाकी जो रिमेनिंग 90% है वो लॉस्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी। हीट एंड लाइट लिख देते हैं, छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है कि फूड चेन में इसीलिए हमेशा 3 से 4 लेवल होते हैं, क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है विद ईच ट्रॉफिक लेवल। 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है, यानी कि दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो हमेशा हर ट्रॉफिक लेवल आपने देख लिया ना, 1 2 3 4 5 4 तो जो सबसे लोअर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वहां पे हमेशा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा की होती है। आप देख सकते हैं प्लांट्स ज्यादा हैं, प्राइमरी कंज्यूमर उसके कंपेयर में कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उसके कंपेयर में और कम होंगे, टर्शरी और कम होंगे। तो विद ईच ट्रॉफिक लेवल जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उस स्पीसीज की वो कम होती जा रही है। तो देर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स की नंबर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जितनी भी एनर्जी बन रही है ना वो प्रोड्यूसर्स ही बना रहे हैं, तो इसीलिए इनका नंबर ज्यादा है। सबसे जो एनर्जी का रिजर्व है, जो सबसे पहली एनर्जी बनी है वो यहाँ बनी है, तो एनर्जी की कमी नहीं है, एनर्जी इन्हें ही बनानी है, तो नंबर भी ज्यादा है। अब एनर्जी भी कम होती जा रही है तो उस पर सस्टेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी कम होते जाएंगे। एनर्जी कम होगी तो उन पे फीड करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कम होते जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट ज्यादा लॉयंस हो जाएंगे। अगर लॉयंस की अमाउंट बढ़ जाएगी तो फिर पूरा इकोसिस्टम ही हिल जाएगा। तो सब एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं, सब एक दूसरे पे बैलेंस्ड एक तरह का इकोसिस्टम बना रहे हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं फूड वेब के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी फूड चेन स्ट्रेट होती है, यानी ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, बात खत्म। हमेशा ऐसे नहीं होता ना, ऐसा भी होता है कि जो अलग अलग फूड चेन्स हैं वो आपस में मिक्स भी हो। यानी कि
यानी कि प्लांट्स को खाने वाले सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं है, रैबिट भी है, इंसेक्ट्स भी है, काऊ भी है, डियर भी है, और इनको खाने वाले और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक लेवल पे ये सारी जो फूड चेन्स है वो आपस में इंटरकनेक्ट कर जाती हैं। इसको खाने वाले ये भी है, ये भी है, इसको खाने वाला ये भी है, ये भी है। यानी जब फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरकनेक्शन बन जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं फूड वेब। तो यहाँ पे फूड चेन स्ट्रेट नहीं रही अब। नो, नाउ द फूड चेन इज नो मोर स्ट्रेट, एक्चुअली इट्स गेटिंग कनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स, और उस पूरे वेब को हम कहते हैं फूड वेब। तो बेसिकली अगर हम इसमें से एक चेन पकड़ ले तो ये स्ट्रेट है, बट बाकी अगर हम चेन्स भी कंपेयर करें तो ये आपस में मिक्स हो चुकी है, वेब बना चुकी है। क्लियर हुआ? तो हम अभी तक सिर्फ एक ही चेन का कंसीडर कर रहे थे एज एन एग्जाम्पल, सिर्फ ये वाला या सिर्फ ये वाला, बट अब ये आपस में सारी मिक्स हो चुकी हैं। इसको खाने वाले और भी लोग हैं, तो अब यहाँ पे स्ट्रेट जो चेन है वो स्ट्रेट नहीं रही, रिलेशनशिप में आ गई है, अलग अलग तरह से रिलेशनशिप बना रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने 10% लॉ कवर कर लिया है। अब ये आपके चैप्टर का सेकंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस पे क्वेश्चन आता है। इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इट मीन्स कि देखो, आप लोग क्या करते हो, मतलब आप लोग नहीं करते, बेचारा आप छोटे मोटे हो, अभी तो आप छोटे मोटे से हो। एक्चुअली जब फार्मर्स फार्मिंग करते हैं तो अपने बेसिकली एक सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी टीम के कोच हो तो आप चाहोगे कि आपकी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्म करे। आपने उस पर अपनी मेहनत लगाई है, टाइम लगाया है, तो आपकी टीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह जब फार्मर भी फार्मिंग करता है तो उसका मोटिव भी क्लियर है कि मेरी जो क्या बोलते हैं, जब मेरी निकलेगी फसल निकलेगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, क्वालिटी वाली हो। तो इस लालच में वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर देते हैं। कुछ लोग, सब नहीं करते, अदरवाइज हमारा क्या होगा। ठीक है, सो ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं सो दैट उनकी जो क्रॉप है ज़्यादा हेल्दी पैदा हो, ज़्यादा हेल्दी हो, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। अब उन्होंने जो पेस्टिसाइड डाल तो दिया, बट फिर पानी भी डाल दिया। अब वो जो एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड था, वो जो एक्सेस ऑफ केमिकल था, वो उस पानी से बह के पहुंच जाएगा आसपास के नियर बाय वाटर बॉडी में, आसपास के तालाब में, पानी में। ठीक है, अब होगा क्या कि वो पेस्टिसाइड, वो केमिकल पानी में पहुंच गया, जो कि नुकसान करेगा किसको? वहां की एक्वेटिक लाइफ को। या अगर फर्टिलाइजर बह के पहुंचा है तो वो क्या करेगा? वहां पे जो एल्गी है उस पानी के ऊपर, उसकी ग्रोथ बढ़ा देगा, यानी उस पूरे पानी की सरफेस पे पूरी की पूरी एल्गल ग्रोथ हो जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे तालाब या ऐसे बहुत सारी वाटर बॉडीज जहाँ पे पूरी ऊपर की सरफेस ग्रीन होती है, यानी वहाँ के आसपास के फर्टिलाइजर वहां तक पहुंच गए बहकर, और उस फर्टिलाइजर ने वहां की सारी एल्गी को ग्रोथ करवा दिया है, उनका ग्रो करवा दिया है, तो पूरी वाटर बॉडी ग्रीन हो जाती है। अच्छी बात है मैम, ग्रीनरी हो गई, क्या दिक्कत है? दिक्कत है एक्वेटिक लाइफ को। सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? जो लिविंग लाइफ है उसके अंदर, पानी के अंदर, वो मर जाएगी। ना उनको धूप मिल रही है, ना उनको ऑक्सीजन मिल रही है, तो दे विल डाई। और इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, यानी जब आपकी एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ एल्गल ब्लूम, तो इस प्रोसेस की वजह से वो मर रहे हैं, यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक था, अब मैं बता रही हूँ इसके बारे में। होता क्या है कि जब आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में या अपनी खेती में, तो जब आपने एक्सेस डाल दिया तो उसमें जो काऊ ग्रेस कर रही होगी वो केमिकल्स उसके पास ही पहुंच जाएंगे, उसका दूध आप पी लेंगे, आप तक भी आ जाएंगे। घास जो उसने खाई, मतलब कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड प्लांट्स के लिए यूज़ किए गए थे वो हम तक भी आ रहे हैं, एंड इसी को बोल रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी हर ट्रॉफिक लेवल के साथ, क्योंकि ये वो केमिकल्स हैं जो डिग्रेड नहीं होते, जो खत्म नहीं होते, ठीक है, इनको डिग्रेड करना पॉसिबल नहीं है। एक बार ये गलती से फूड चेन में एंटर कर जाएंगे तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक अनदर ट्रॉफिक लेवल में इकट्ठा होते जाएंगे, और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनकी हमारे अंदर पाई जाएगी, या सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल में पाई जाएगी, क्योंकि ये डिग्रेड तो हो नहीं रहे, बस ट्रांसफर हो रहे हैं।
और अकुमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो इस अकुमुलेशन ऑफ द केमिकल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है इसकी अमाउंट। तो केमिकल्स विच आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल फ्रॉम गोज इनटू द वाटर बॉडीज, फ्रॉम देयर दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर नॉट डिग्रेडेबल एंड दैट्स व्हाई दे गेट अकुमुलेटेड प्रोग्रेसिवली। समझ में आया? यानी खेती में जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया था, पेस्टिसाइड यूज किया था, वो कैसे ना कैसे हम तक भी पहुंच रहा है। चाहे वो पानी के थ्रू पहुंच रहा हो, पानी में पहुंचेगा तो उसको फिश खा लेंगी, फिश को हम खा लेंगे। अगर वो काऊ ने अगर उस ग्रास को ग्रेस कर लिया तो काऊ को दूध हम पी लेंगे, हम तक आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये सारे केमिकल्स हमारे पास आ रहे हैं। तभी कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना चाहिए, केमिकल्स फार्मिंग में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान हम तक आ रहा है। वो केमिकल्स हमारे बॉडी में भी इकट्ठा हो रहे हैं विद दिस प्रोग्रेसिवली अकुमुलेशन ऑफ केमिकल्स। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? सिंपल वर्ड्स में बता रही हूं बेटा। कुछ ऐसे केमिकल्स जो डिग्रेड नहीं होते, अगर वो फूड चेन में एंटर कर जाएं तो वो खत्म नहीं होंगे, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इकट्ठा होते जाएंगे और हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, चलो। Now the last topic that is ozone formation. ओजोन वैसे तो पॉइजनस है, अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें, ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारे लिए बून है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। O2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह O3 इज पॉइजनस अगर यहाँ हमको मिल जाए, है ना। बट O3 इज हीरो अगर वो स्ट्रैटोस्फेयर में है। O3 इज हीरो अगर वो स्ट्रैटोस्फेयर में है। तो स्ट्रैटोस्फेयर लेयर में, यानी हमारे एटमॉस्फेयर की जो हायर लेयर है, वहां पे जो ओजोन है वो हमारे बहुत काम की चीज है। सन से जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमें बचाता है, एक शील्ड बना लेता है और हम तक उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देता है। अगर आ जाएंगी तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग डैमेज हो सकती हैं, प्लांट्स को हार्म पहुंच सकता है। यानी अल्टीमेटली उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम कौन कर रहा है? हमारा ओजोन कर रहा है। तो ओजोन इज एक्टिंग एज अ हीरो इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नॉर्मली हमारे लिए वो पॉइजनस है, लेकिन हायर लेवल्स में, हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में इट इज एक्टिंग एज अ हीरो एंड हमें बचा रहा है। ठीक है, दिख रहा है? तो हमारी एटमॉस्फेयर की जो टॉप मोस्ट लेयर्स हैं वहां पे प्रेजेंट होता है और हमें शील्ड करके रखता है, हमें बचा के रखता है, हमारे तक हार्मफुल रेस को आने नहीं देता है। ठीक है, बट बेटा हमसे हमारी ही खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है, हमने इसको भी खराब करना स्टार्ट कर दिया। यानी हमारी हेल्प कर रहा है और हम इसी को मार रहे हैं। हम कुछ ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि ओजोन टूट रहा है। ओजोन कैसे बनता है? O2 प्लस O3। अब इस O3 को वापस से हम O2 प्लस O बना रहे हैं। कैसे? कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करवा रहे हैं जो इसको तोड़ रहा है ऊपर लेयर्स में जाकर, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर्स, फ्रॉम योर AC, फ्रॉम योर परफ्यूम्स। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है कि जो भी आप AC रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो वहां पे आप कोई और कूलेंट यूज करोगे, CFCs यूज नहीं करोगे। मतलब जो बनाता है फैक्ट्री में उनके लिए इंस्ट्रक्शन, हम थोड़ी बना रहे हैं, हमको क्या पता, हम तो सिर्फ यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसको इसलिए बैन करवा दिया गया है कि इसको मत यूज करवाओ, क्योंकि ये O3 को तोड़ रहा है। इसीलिए अंटार्कटिका में कुछ टाइम, मतलब 1980s में शिकायत आई थी ओजोन होल की, कि ओजोन में होल बन रहा है। होल का मतलब ऐसे नहीं गड्ढा बन गया, यानी उस जगह पे ओजोन की कमी पड़ गई थी जहां से अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट कर सकती थी, हम तक आ सकती थी, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको ही बैन कर दिया, सो दैट हम लोगों को दिक्कत ना हो और हम अच्छे से रह पाए, है ना। ठीक है, लास्ट टॉपिक है गार्बेज कैसे मैनेज करना है। तो रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, है ना, रीयूज करो, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 Rs। इससे क्या कर सकते हो? आप गार्बेज को मैनेज कर सकते हो एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग करके रखो, मिक्स मत करो। ठीक है, तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हो, एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर होमवर्क, दिस इज 3 फॉर योर होमवर्क, दिस इज 4 फॉर योर होमवर्क एंड दिस इज 5th फॉर योर होमवर्क। इन सब के आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर
प्रैक्टिस, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। ये था आपका वन शॉट वीडियो जो मैंने आधे ही घंटे में करवा दिया है। इन्वायरमेंट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सब डिस्कस करवा दिया है। एक बार रिवाइज करवा दूं क्या फटाफट से? तो पहला टॉपिक था हमारा क्या, टाइप ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा था टाइप ऑफ इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। थर्ड था आपका फूड चेन। फूड चेन में होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स एंड यू नो अबाउट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर आपके 3 तरह के थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हमने बात की थी अबाउट योर 10% लॉ जो दिया था लिंडेमैन ने, जिसका मतलब ये है कि हर ट्रॉफिक लेवल के साथ जो एनर्जी है वो खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सिर्फ 10% ही आगे बढ़ती है टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बाकी 90% लॉस्ट हो जा रही है। इसकी वजह से ही ट्रॉफिक लेवल कम होते हैं आपके फूड चेन्स में, सिर्फ 3 से 4 ही होते हैं। ज़्यादा होंगे तो एनर्जी बचेगी ही नहीं अगले ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर करने के लिए। फिर हमने बात की थी फूड वेब के बारे में, यानी जब आपकी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, एक वेब नेटवर्क बना लेती हैं, दैट इज योर फूड वेब। फिर हमने बात की थी अबाउट योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी जो कुछ पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ फर्टिलाइजर हैं या केमिकल्स हैं, अगर वो हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं समहाउ, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अपने प्लांट्स में डाला, पानी से बह के पहुँच गया वाटर बॉडी में, फिर वहाँ से स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिर हम तक आ गया, या काऊ ने उन घास को या उन प्लांट्स को खा लिया तो उसका दूध हमने पी लिया, हम तक आ गया। तो कुछ ऐसे केमिकल जो फूड चेन में अगर एक बार एंटर कर जाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो अक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और हम तक भी आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड द लास्ट टॉपिक वाज योर ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो, कि भाई ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट शील्ड्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, एंड इसीलिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कंपाउंड यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको डिग्रेड, उसको तोड़े एंड हमें ही खुद को ही नुकसान पहुंचाए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, बिकॉज मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए हैं, उनके आंसर्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं इसी तरह और भी सेशंस में।